नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो पॉलिटी का अध्याय 2 है, जिसमें कि तो विविधता एवं भेदभाव के बारे में बताया गया है। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 हमने कर लिया है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा कि विविधता क्या होती है और विविधता किस तरह से भारत में पूरी तरह से व्याप्त है, और जो कि विविधता भारत के परिप्रेक्ष्य में विविधता जो है सो भारत का एक शक्ति का स्रोत माना जाता है। आज के इस चैप्टर में हम लोग विविधता एवं भेदभाव को जानेंगे, जिसमें कि तो कहा गया है कि पिछले जो अध्याय है उसमें विविधता के बारे में पढ़ा है। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोगों से कोई अलग दिखता है तो उसे हम लोग थोड़ा अलग तरीके से मजाक में लेते हैं, जो कि जानबूझकर या अनजाने में किया जाता है। उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोगों हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें बहुत ही दुख होता है, गुस्सा भी आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हमको यही जानने को मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है, समाज में किस तरीके से धारणा चलती है और उस धारणा के अकॉर्डिंग किस तरह से एक मानसिकता विकसित होता है जो कि पूर्वाग्रह से दूषित हो जाता है। और इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज में से हमारे आसपास मौजूद असमानताओं में कैसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहली अध्याय के पहले चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, जिससे आपको अच्छे से और क्लैरिटी के साथ समझने को मिलेगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छे से चल रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो आएगा वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिया गया है कि हम क्या हैं और कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे कि तो कौन कौन से चीज़ पर ये निर्भर करता है, तो हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा को बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सभी बातों पर ये डिपेंड करता है कि हम क्या हैं और कैसे हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। तो हम जहाँ रहते हैं उस वहाँ के कल्चर पर जाहिर सी बात है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी और इतिहास यानी हिस्ट्री का प्रभाव रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिस जगह रहेंगे वहाँ के जो संसाधन उपलब्ध होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालेंगे, और जो वहाँ का प्रथा प्रचलन चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम कोई भी कल्चर को मानेंगे, उसको मान्यता देंगे। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत में कितनी विविधताओं वाला देश है। भारत एक बहुत ही विविधता को समेटे हुए बहुत ही व्यापक देश है, और यहाँ के विविधता को भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि ये भारत की शक्तियों का स्रोत है। लेकिन कभी कभी ये इसके अपोजिट भी होता है। चलिए जानते हैं। यहाँ एक फैक्ट दिया गया है। फैक्ट ये है कि संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार में पूरा जो दुनिया है, पूरा पृथ्वी पे 8 मुख्य धर्म हैं, जिसमें से कि 8 धर्म भारत में मौजूद हैं और उनके अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषाएं कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और वो बचपन से ही उस भाषा को सीखता है, तो इस तरह की भाषा लगभग 1600 हमारे भारत में मौजूद है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य पाए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। कभी कभी ये जो विविधता है ये खुशी नहीं दे पाती है, इसके अपोजिट भी हो जाती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नॉर्थ इंडियन है और वह साउथ इंडिया जाता है तो वहाँ के लोगों के साथ वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, और जो साउथ इंडिया के लोग हैं अगर वो नॉर्थ इंडिया आता है तो यहाँ के लोगों के साथ असहज महसूस करेगा।
सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। ये अलग बात है, लेकिन जो हम लोग हैं वो एक ही हैं। बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। अगर हम नॉर्थ इंडियन हैं तो हमारी जैसा सोच साउथ इंडियन नहीं हो सकता है। हालांकि हमारे आसपास के लोगों में भी एक जैसी सोच नहीं हो सकती है। और कपड़े अलग पहनते हैं। अगर यहाँ नॉर्थ इंडियन है और साउथ इंडिया जाते हैं तो साउथ इंडिया में लुंगी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा अटपटांग लगेगा और असहज महसूस करेंगे। वहाँ का भाषा भी अलग है। वहाँ अगर तमिलनाडु जाते हैं तो तेलुगु बोला जाएगा और हम हिंदी भाषी हैं तो थोड़ा असहज फील अपने आप आने लगता है। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हम वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। जैसे ही अगर कोई अलग सा दिखने वाला व्यक्ति मिलता है तो उससे थोड़ा अपने आप फील आने लगता है कि ये थोड़ा अजीब है और अपरिचित सा लगने लगता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं कि वह हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं और ये जो खास तरह की राय बनाते हैं इसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने मन में ही किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई राय बना लेते हैं, उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। चलिए पूर्वाग्रह को जानते हैं। तो पूर्वाग्रह एक एक तरीके की राय है जो कि अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति बनाया जाता है। एक कथन है ग्रामीण लोगों के बारे में और शहरी लोगों के बारे में। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है और जो है सो टिक करना है, इसमें चेक करना है। इस तरह से इस बॉक्स में, यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, इसमें चेक करना है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जो लोग ग्रामीण इलाके में रहते होंगे वो शहरी इलाके के लोगों के बारे में कुछ अलग सोचते होंगे, कुछ ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे। और जो शहर में निवास करने वाले लोग होंगे वो ग्रामीण लोगों के बारे में कुछ पूर्वाग्रह रखते होंगे। तो यहाँ दिया गया है कि उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उस पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में शहरी या ग्रामीण लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण लोग के बारे में कुछ बातें दिया गया है और कुछ शहरी लोगों के बारे में बातें दिया गया है, जिसमें से कि तो अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो आपको शहरी लोगों के बारे में कुछ पूर्वाग्रह हो सकते हैं। यदि आप शहरी इलाके में रहते हैं यानी आप शहरी लोग हैं तो ग्रामीण लोग के बारे में आप कुछ पूर्वाग्रह रख सकते हैं। जैसे कि तो यहाँ दिया गया है, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में निवास करते हैं। उसके बाद दिया गया है, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से सत्य है। आज हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से डिजिटलाइज का दौर चल रहा है तो गांव भी पीछे नहीं रह गया है। अब गांव में भी धीरे धीरे बहुत सारे संसाधन की उपलब्धता बढ़ रही है। उसके बाद दिया गया है, फसल की बुआई कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में लगभग 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। और अगला दिया गया है, ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। उसके बाद शहरी लोगों के बारे में बताया गया है कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। ऐसा उन लोगों के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि कोई अच्छा खासा पैसा वाला हो तो उसके लिए शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा शहरी जीवन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। भाई आलसी आप कैसे कह सकते हो, जबकि शहर के लोग भी लगभग 8 से 12 घंटा या 14 घंटे के आसपास वहाँ भी जॉब करते हैं, तो आलसी तो कह ही नहीं सकते हैं। अगला दिया गया है स्टेटमेंट, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं।
यानी बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है उन लोगों का, ऐसा कहा गया है। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत ही महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर हम शहर में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली या फिर बड़े बड़े शहरों में अगर रहेंगे तो वहाँ पे रहना बहुत ही महंगा पड़ता है, और वहाँ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो होता है वो किराए में चला जाता है। उसके बाद आगे जो दिया गया है इसके बारे में वो है, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं या उससे उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, हालांकि सकारात्मक पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, कोई एक तरीका जो कि हम बचपन से किए आ रहे हैं, वो जब हम मानने लगते हैं कि ये तरीका ही सबसे बेस्ट तरीका है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की जो उसका काम करने का तरीका है उसे हम समझ नहीं पाते हैं और उसकी इज्जत नहीं करते हैं, जो उसी काम को दूसरी तरीके से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तो अंग्रेज भारत आए और यहाँ आने के बाद वो थोड़ा बहुत हिंदी सीखे, लेकिन वो बचपन से अंग्रेजी बोलते आ रहे थे, तो उनको ऐसा लगता था, उनको पूर्वाग्रह हो गया कि भाई मेरा अंग्रेजी भाषा जो है वो सबसे अच्छा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ये भी एक पूर्वाग्रह है। उसके बाद दिया गया है कि परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे कि तो लोग धार्मिक विश्वास के मामले में बहुत ही ज़्यादा पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कोई अगर कट्टर हिंदू है तो बाकी धर्म के बारे में वो कुछ ही नहीं समझेंगे, और जो होता है धार्मिक मामले में कट्टर होना, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी का धर्म जो होता है उसके बारे में वो सकारात्मक होते हैं, बाकी धर्म के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। उसकी चमड़ी का रंग ये भी एक मायने रखता है, ये इसके बेसिस पे भी लोग पूर्वाग्रही हो सकते हैं। जैसे कि तो अमेरिका में सिविल वॉर का अगर उदाहरण से समझे, तो अमेरिका में काले और गोरे का भेदभाव के कारण जो वार चला था वो भी एक ये पूर्वाग्रह से संबंधित है, पूर्वाग्रह के रूप में उसे भी हम समझ सकते हैं, जिसमें कि तो काले लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण ये वार चला था। जिस क्षेत्र से वो आते हैं, क्षेत्रवाद भी एक पूर्वाग्रह का बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रवाद से जैसे कि तो हम किसी पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनका थोड़ा अलग विचार हो जाता है, तो ये भी एक पूर्वाग्रह है। जिस तरह से वे बोलते हैं, बोलचाल भी एक पूर्वाग्रह का रूप ले सकता है। और जैसे कपड़े वे पहनते हैं, यदि कोई गांव में है और वो नया मॉडल का जीन्स अगर पहन लिया तो फिर उसके बारे में अलग पूर्वाग्रह हो सकता है, एटसेट्रा इत्यादि। अगर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। आगे दिया गया है लड़का और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है, हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखते हैं इसकी क्या सच्चाई है। जैसे यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको जो है सो चर्चा करना है और उसको बताना है कि ये किस पे सूट करता है, किस पे ये सटीक है।
वे बहुत ही सुशील है। ये ज़्यादातर लड़कियों के बारे में बोला जाता है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। ये भी लड़कियों के बारे में कहा जाता है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। तो ये लड़कों के बारे में अक्सर कहा जाता है। वे शरारती है, शरारती लड़कों को दर्शाया जाता है। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, ये अक्सर लड़की के बारे में कहा जाता है। वे रोते नहीं हैं, ये लड़कों का जो होता है उसके लिए बोला जाता है। वे उद्यमी हैं, ये भी लड़कों के लिए बोला जाता है। वे खेल में निपुण हैं, ये भी लड़कों के लिए बोला जाता है। वे खाना पकाने में निपुण हैं, ये लड़कियों के लिए बोला जाता है। वे भावुक हैं, ये भी लड़कियों के लिए बोला जाता है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़के भी सुशील हो सकते हैं, लड़के भी बड़ा सौम्य और मधुर बात कर सकते हैं। लड़कियां भी शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो सकती हैं, लड़कियां भी शरारत कर सकती हैं, और लड़के भी नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हो सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे नृतक और चित्रकार हैं जो कि यूट्यूब पे बहुत भरे पड़े हैं, जो कि लड़के हैं। लड़के रोते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के रोते नहीं हैं। उद्यमी लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं। खेल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही खेल खेल सकते हैं, लड़कियां भी खेल खेल सकती है। वे खाना पकाने में निपुण है। अभी रिसेंट में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि मेल हैं और वो रेसिपी के बारे में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और लड़के लड़कियां दोनों भावुक हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे एक इस तरह का एक व्यक्ति है जो कि विकलांग है, और लोग तरह तरह की बात करते हैं इनके बारे में। ये बोलते हैं कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। इसका कहने का मतलब है कि अगर इसके जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति होता जो कि एकदम फिट हो अभी वर्तमान में, तो वो क्या करता है इसके जगह पे। इसको जब लोग टीस करते हैं या फिर चिढ़ाते हैं तो ये कभी कभी उदास हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, और नई नई बातें होते रहती है आसपास में, तो ये बहुत ही दुखी हो जाता है। ये पूछ रहा है कि अगर कोई और मेरी जगह होता तो वो क्या करता। उसके बाद तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। अगर कोई इंसान एक जगह पे बैठा हुआ है व्हील चेयर पे, और एक इंसान उसे देखता है, घूरता है, तो उसे अजीब सी महसूस होती है। वही इसमें दिया गया है। उसे शर्म आती है, वो छिप जाना चाहता है। आगे दिया गया है, क्या उसका दिमाग सही है। सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। किसी को देख करके उसके बारे में अंदाजा लगाना, यह एक पूर्वाग्रह है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को आज बदल दिया गया है और इस शब्द के जगह पर खास जरूरत वाले बच्चे कहा जाता है। उसके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इस पर चर्चा किया जाना चाहिए, जरूर करें। और आगे दिया गया है कि आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए। अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो मेरी राय ये है कि जो भी बच्चे हैं इस तरह के खास जरूरतों वाले, उसे सामान्य स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसे सेपरेट कर दिया जाएगा तो आपने तो पहले ही उसे सेपरेट कर दिया, तो फिर उसकी मानसिकता को और भी थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा उसकी मानसिकता। तो इसलिए उसे समान स्कूल में ही पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि ये बात जरूर है कि अगर उसे सेपरेट कर दिया जाएगा, अलग स्कूल दिया जाएगा, तो उसकी देखभाल अच्छे से हो पाएगी, उसकी ज़रूरतों की पूर्ति अच्छे से किया जा सकता है। आगे दिया गया है कि अगर हम इस कथन को लें, वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को चोट लगती है या फिर लड़का गिर जाता है, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं।
जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के सच में रोते नहीं हैं। तो जैसे कि तो बचपन से लड़के को बताया जाता है कि वे रो नहीं सकते हैं और वो लड़का है इसलिए उसे रोना नहीं चाहिए क्योंकि रोने से कमजोरी दिखती है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ जाए तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या फिर दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या फिर मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। उसके बाद बॉक्स दिया गया है जिसमें कि तो वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं। ये अक्सर लड़कियों के बारे में कहा जाता है। वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि यह कैसे केवल लड़कियों पर लागू हो सकते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं? वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती है? हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज में हमेशा ये देखने को मिलता है, लड़के को अलग लड़कियों को अलग सेपरेट करके दिखाने की कोशिश किया जाता है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। यदि मेरे अनुरूप कोई उसकी छवि नहीं है तो फिर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहरा देते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ये इस तरह से देखता है कि वह कंजूस है, अपराधी है, बेवकूफ़ है, बिना कुछ सोचे समझे, और तो उस ये जो धारणा है इसे ही पूर्वाग्रह से ग्रसित रूढ़िबद्ध धारणाएं माना जाता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं और अपने क्षमताएं हैं जो दूसरों से बिल्कुल अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो पायलट होती है वो लड़के लड़कियां सभी पायलट बनते हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिसको करने की काबिलियत शायद हम में हो, फिर भी हमें रुकना पड़ जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और असमानता एवं भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नए वीडियो जो भी आएंगे वो आप तक सबसे पहले जल्दी पहुंचेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में अगले दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।